हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ वो बहुत सारे लोगों का डिमांडिंग टॉपिक था। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ स्किल्ड वर्कर वीजा में हेल्थ केयर की वीजा। हेल्थ केयर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, डिपेंडेंट ने अगर साथ आना है तो किस कंडीशन में आ सकते हैं, कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड क्या सैलरी थ्रेशोल्ड रहेगा, इन सारी चीजों को आज मैं कवर करने वाली हूँ। अगर आप यूके में हैं, आप इस वीजा कैटेगरी में स्विच होना चाहते हैं, अगर आप यूके के बाहर हैं, आप यूके में इस वीजा कैटेगरी के थ्रू आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में मैं 3 ऐसी फील्ड्स की बात करने वाली हूं जो कि मोस्ट कॉमनली इस टाइम पे यूज करी जा रही है यूके में एज ए केयर फील्ड में जॉब या फिर स्पॉन्सरशिप फाइंड करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल्ड वर्कर में हेल्थ केयर का वीजा। तो यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा 2024-23 से बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। 2022 में हेल्थ केयर की जो केयर एंड सीनियर केयर की फील्ड थी वो भी इसमें ऐड कर दी गई, क्योंकि उस फील्ड को भी बना दिया शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। तो रिसेंट ईयर में काफी लोग इस वीजा कैटेगरी में आए हैं, काफी लोगों ने ये वीजा स्विच भी कर लिया यूके में आके फ्रॉम स्टूडेंट वीजा। कुछ लोगों ने यहाँ पे अलग अलग वर्क वीजा पे इस वीजा रूट को चूज करा। अब इसमें मेजर काफी चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है इस वीजा कैटेगरी के थ्रू आ रही हैं। नेट माइग्रेशन भी एक बड़ा इशू है यूके गवर्नमेंट का, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत सारे लोग यूके में मूव करे ऑन केयर वीजा विद देयर डिपेंडेंट। तो जितने यहाँ पे मेन वर्कर्स आए उनके साथ ही काफी ज्यादा जो डिपेंडेंट्स थे वो भी यहाँ पे मूव कर गए। तो यूके गवर्नमेंट इस चीज को लेके काफी कंसर्न थी, जिसके कारण उन्होंने मेजर रूल चेंज करे। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि 2025 में क्या कोई रूल चेंज होंगे, हुए हैं, या फिर कौन सी एलिजिबिलिटी है जो कि आपको मीट करनी पड़ेगी अगर आपने यूके में आना है ऑन केयर वीजा। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दो उन कोड्स की जिनके थ्रू आप यूके में इस वीजा कैटेगरी में आ सकते हो। तो गाइस, 2 ऐसी फील्ड्स हैं जिसको कि माना जाता है केयर फील्ड। सबसे पहले आता है केयरर एंड सेकंड वन इज सीनियर केयरर। दोनों ही जॉब्स को करने के लिए आप स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हो, जो कि हेल्थ केयर वीजा के अंडर आएगा। लास्ट ईयर 2024 मार्च में इसमें मेजर रूल चेंज हुए, स्पेशली डिपेंडेंट को लेके। अगर आपने केयरर एंड सीनियर केयरर यूके में आना है या फिर अपना वीजा स्विच करना है, तो आप अपने डिपेंडेंट को इन दोनों फील्ड्स में अपने साथ नहीं ला सकते। चाहे आप ऑलरेडी यूके में 2023 से पहले आए हुए हैं पर आपका जो वीजा था वो हेल्थ केयर नहीं था, अगर आपका जो कॉज है मार्च 2024 से पहले नहीं इशू हुआ है एज ए केयरर, देन आप अपने डिपेंडेंट को केयर वर्कर वीजा पे नहीं ला सकते। ये बहुत लोगों का अभी भी डाउट रहता है, स्पेशली जो विद इन यूके हैं। लोगों को ये लगता है कि वो यूके में तो पहले आए थे तो इसलिए अब उनके जो डिपेंडेंट है वो साथ में केयर वर्कर के डिपेंडेंट भी बन जाएंगे, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। एज पर ऑफिशियल साइट, ये क्लियरली ऑफिशियल साइट पे भी मेंशन करा गया है कि चाहे आप विद इन यूके हैं चाहे आप आउटसाइड यूके हैं, अगर आपका जो कॉज है वो मार्च 2024 से पहले नहीं इशू हुआ है तो आपके डिपेंडेंट आपके साथ नहीं आ सकते। काफी लोगों का जो क्वेश्चन है वो रहता है, स्पेशली उन लोगों का जो ऑलरेडी मार्च 2024 से पहले से यूके के केयर वीजा में है। उन टाइम ये क्वेश्चन पुट करते रहते हैं कि उन्होंने अभी बैक कंट्री में जाके मैरिज करवानी है, या फिर काफी लोग ऐसे हैं जिनके अभी डिपेंडेंट मूव नहीं हुए हैं, वो अभी भी स्टिल बैक कंट्री में है, क्या वो अपने डिपेंडेंट को अब ला सकते हैं? तो अगर आपका जो कॉज है वो ऑलरेडी इशू हुआ है मार्च 2024 से पहले, मींस एनीवे 3 मंथ के लिए जो कॉज है वो एक्टिव रहता है, तो 3 मंथ के बाद तो वैसे ही वो डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर आपने नहीं यूज करा। तो सिंपल लैंग्वेज कि अगर आप ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो एज ए केयरर और सीनियर केयरर फ्रॉम मार्च 2024 या उससे पहले से, तो आप अपने डिपेंडेंट को कभी भी ला सकते हो, इस साल में भी, नेक्स्ट साल में भी और उसके आने वाले नेक्स्ट साल में भी। चाहे आपकी मैरिज नहीं है चाहे आपकी मैरिज पहले से है, तो आप दोनों ही केस में एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी यूके में है ऑन केयर वीजा, उनके जो डिपेंडेंट है वो भी उनके साथ है। पर काफी लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कंपनीज के साथ काफी इशू आ रहे हैं, काफी कंपनीज वर्क नहीं दे रही, काफी कंपनीज में सैलरी का इशू है, काफी जो इशू है यहाँ पे चलते हैं इस वीजा कैटेगरी में। तो लोग अपने एम्प्लॉयर को चेंज करना चाहते हैं, वो किसी और
हर कंपनी में स्पॉन्सरशिप फाइंड करना चाहते हैं। तो ऐसे भी लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट करते रहते हैं कि अगर वो जो है अपना जो एम्प्लॉयर है वो चेंज करते हैं, क्या उनको अलाउड होगा। तो इस केस में जैसे अगर आपका वीजा ऑलरेडी किसी भी केस में पहले से है केयर वर्कर का, तो आप केयर वर्कर के वीजा में विद डिपेंडेंट कहीं भी स्विच हो सकते हैं। आप कोई भी एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वैसे ये तो बात हुई दो ऐसी कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा जो रिसेंट ईयर में वीजा दिए गए हैं, जिसको बहुत सारे लोगों ने यूज करा है यूके में स्विच करने के लिए। तो अब वीडियो में मैं 3 कैटेगरी की बात करने वाली। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की या थर्ड फील्ड की, जिसके थ्रू अभी भी आप विद डिपेंडेंट एज ए केयर वर्कर यूके में मूव कर सकते हैं। बहुत लोगों का जो डाउट है रहता है, तो इस वीजा कैटेगरी का या इस जॉब कैटेगरी का जो नाम है वो है नर्सिंग असिस्टेंट। सेम केयर की ही एक फील्ड है, केयर असिस्टेंट की तरह ही जॉब रोल रहता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम रहती है। कुछ बेसिक चेंजेस ये होते हैं कि इस केस में अगर आपने नर्सिंग असिस्टेंट की जो स्पॉन्सरशिप है वो लेनी है, तो आपका जो जॉब है जो जहाँ तो वो केयर होम में होगी जहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट होंगे, या फिर हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में होती है जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। नाम डिफरेंट हो सकता है पर जॉब रोल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अभी भी जो केयर वर्कर्स के लिए डिपेंडेंट है वो अलाउ है। फिर लोग रिसेंटली इस कैटेगरी के थ्रू यूके में अभी भी मूव कर रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें अभी भी आप विद डिपेंडेंट मूव कर सकते हैं। अब इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं मेरे को, जिसमें फर्स्ट तो यही रहता है कि सैलरी थ्रेशोल्ड कितना चाहिए। तो सैलरी थ्रेशोल्ड के लिए, क्योंकि इस जो फील्ड है नर्सिंग असिस्टेंट, इसको डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पे मेंशन नहीं करा गया है, जैसे कि नॉर्मल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो जॉब्स है ऐड करी गई है एंड उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट ऐड करी गई है, कि इस फील्ड के लिए कहीं पे भी क्लियरली सैलरी की रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है। पर अगर हम ऑफिशियल साइट पे वैसे नॉर्मल हेल्थ केयर की सारी फील्ड की सैलरी अगर हम उसको चेक करें, तो मिनिमम जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो है 29,000 सैलरी और ऑन गोइंग रेट ऑफ योर फील्ड, जिस भी फील्ड में आप आने वाले हो उसका ऑन गोइंग रेट, इन दोनों में से जो भी हायर है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। अगर हम नर्सिंग असिस्टेंट के ऑन गोइंग रेट की बात करें तो क्लियरली वो भी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पे एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, वो है यहाँ पे बैंड्स। तो यूके में यहाँ पे अलग अलग जो नर्सिंग की जॉब्स के बैंड होते हैं वो बताए गए हैं। अगर हम इस जॉब को कंसीडर करें तो ये बैंड 3 में आएगी, क्योंकि बैंड 2 में एनएचएस स्पॉन्सरशिप नहीं प्रोवाइड करता, तो बैंड 3 में जो स्पॉन्सरशिप है दी जाती है। तो बैंड 3 में इसकी जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 23,000 है। एक्चुअली में 22,000 समथिंग मेंशन करी गई है, पर ये 29 से लोअर है। तो इट मींस कि मिनिमम आपको 29,000 जो सैलरी है आप कंसीडर कर सकते हैं इस फील्ड में स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। आपको 38,700 जो सैलरी है वो नहीं मिलती हुई होनी चाहिए, क्योंकि 38,700 सैलरी बैंड 3 के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस केस में भी वीजा रिजेक्शन के जो चांसेस है वो क्वाइट हाई है। रिसेंटली काफी लोग ऐसे थे जिनका 38,700 सैलरी शो करके इस कैटेगरी में रिफ्यूजल आया है। रीजन ये है कि यूके में जॉब्स के बैंड होते हैं एंड जो नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब है वो बैंड 3 पे आती है, एंड बैंड 3 के लिए जो ऑलमोस्ट 40,000 सैलरी है वो आपको नहीं मिल सकती। अगर कोई आपको ऑलमोस्ट 40,000 सैलरी बैंड 3 के लिए ऑफर कर रहा है तो उस केस में जो है यूकेवीआई अब जो रिफ्यूजल्स है वो दे रही है। इसके बाद जो बड़े क्वेश्चन और आते हैं कि क्या हमें 2025 में इंटरव्यू फेस करनी पड़ सकती है। तो इंटरव्यूज लास्ट ईयर से बहुत कॉमन हो चुकी है। काफी जो लोग हैं, स्पेशली अगर आपने इंटरनेशनल अप्लाई करा है, तो ऑलमोस्ट हर सेकंड थर्ड पर्सन की जो इंटरव्यू है स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आ रही है, फिर चाहे आप किसी भी वीजा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा बताऊं कि आएगी ही इंटरव्यू तो वो सही नहीं होगा, और अगर ये मैं बोलूंगी नहीं आएगी वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पे एंड जो भी एम्बेसी में ऑफिसर आपकी फाइल चेक कर रहा होगा उस पे। अगर ऑफिसर को लगेगा कि उन्होंने आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करनी है तो वो कभी भी आपको इंटरव्यू के लिए मेल कर सकते हैं, और अगर ऑफिसर को नहीं लगा तो विदाउट हैविंग एनी इंटरव्यू भी आपका जो वीजा का रिजल्ट है आपको मिल सकता है। बाकी आपकी प्रोफाइल क्या है उस पर भी बहुत सारी चीजें जो है वो लाइक करती हैं, कि लाइक आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, क्या आपकी प्रीवियस एजुकेशन है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी कुछ हद तक मैटर करती हैं अगर हम बात करें इस फील्ड में इंटरव्यू की। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, कि क्या आपको एक्चुअली में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या एक्चुअली में एक्सपीरियंस मस्ट है इन 2025। अगर आपने स्किल्ड वर्कर में केयर
की फील्ड में अपना जो वीजा है वो अप्लाई करना है। तो चाहे आप तीनों में से किसी भी फील्ड में आ रहे हो, तो जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे मेंशन करा गया है ऑफिशियल साइट पे, जहाँ कुछ ऐसा वीजा रिक्वायरमेंट में मेंशन करा गया है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही। पर इस टाइम पे रिसेंटली जैसे एप्लीकेशंस का ट्रेंड चल रहा है, उसमें ये सजेस्ट करा जाता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो वो आपका प्लस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट प्रीवियस एजुकेशन आपके इंटरव्यू आने के चांसेस हाई हो जाते हैं एंड काफी लोग इन इंटरव्यूज को क्लियर नहीं कर पाते, जिसके कारण जो रिफ्यूजल के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो किसी ने ये भी मुझसे पूछा था कि कितने मंथ का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर मैं यूके की कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जो एक्चुअली में जेन्युइन कंपनीज होती हैं, वो मिनिमम 3 से लेके 5 मंथ एक्सपीरियंस की डिमांड करती है। अगर आपने जेन्युइन इस फील्ड में जॉब करनी है या फिर जेन्युइन आपने इस फील्ड में जॉब फाइंड करनी है, और ये जो एक्सपीरियंस है वो यूके बेस्ड होना चाहिए। तो ये उन लोगों पे इंप्लीमेंट होता है जो ऑलरेडी यूके में है, किसी भी वीजा कैटेगरी में है, उन पे ये चीज ज्यादा इंप्लीमेंट होती है कि आपका जो एक्सपीरियंस है यूके बेस्ड 3 से लेके 5 मंथ होना चाहिए अगर आपने इन फील्ड्स में जॉब और स्पॉन्सरशिप फाइंड करनी है। तो अगर आपका इंडिया का एक्सपीरियंस है नर्सिंग का, जाके कोई ऐसी और फील्ड का, वो आप यूज कर सकते हो, वो आपका प्लस पॉइंट है। पर एक्चुअली में उसके बेस पे जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक और जो कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहती है कि जो केयर एंड सीनियर केयर की सैलरी है इस टाइम पे है 23,500, जो मिनिमम रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा अप्रैल से, तो क्या ये सैलरी भी इंक्रीज होगी? तो गाइस ऑलमोस्ट जो भी ऐसी फील्ड थी जिनमें जो सैलरी कम थी, या फिर जैसे कि न्यू एंट्रेंट जिनमें की सैलरी कम थी, जैसे जैसे पे रेट बढ़ेगा उनमें ग्रेजुअली सैलरी जो है इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर हम केयर फील्ड की ही बात करें तो ग्रेजुअली सैलरी इसमें भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे काफी लोगों का ये भी डाउट रहता है कि हमें एक सर्टेन अमाउंट पे कॉस्ट मिला है, हर साल सैलरी इंक्रीज हो रही है, अगर हमारी कंपनी ये सैलरी इंक्रीज नहीं करती, एनीवे वैसे तो कंपनी को ये करनी ही पड़ेगी क्योंकि मिनिमम रेट इंक्रीज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी। इन केस अगर किसी कंडीशन में ये नहीं होता और आपको कितनी सैलरी स्टिल मिलती हुई होनी चाहिए, तो इसमें फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि जो सैलरी आपके कॉस्ट पे मेंशन है वो आपको मिलनी चाहिए। एंड अगर वो मिनिमम सैलरी है, लाइक कुछ ऐसी सैलरी मेंशन है जो कि मिनिमम अमाउंट से भी कम है, तो उस केस में ग्रेजुअली आपकी जो सैलरी है एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट तक तो जानी चाहिए कि लाइक अगर आप 37 आवर वर्क कर रहे हो, आगे जाके 1221 रेट हो जाएगा 1 आवर का, तो उसको आपस में जो काउंट करके एटलीस्ट जो मिनिमम सैलरी है वो बननी चाहिए। तो अब जो यहाँ पे एक और मेजर क्वेश्चन आएगा उन लोगों का कि इन फ्यूचर कब जाके हम पे सैलरी ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो गाइस अभी कितनी सैलरी मिल, तो गाइस फिलहाल के लिए अगर आपको अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है तो वो ठीक है। जब आपने नेक्स्ट वीजा अप्लाई करना है, लाइक अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, उस टाइम पे आप पे न्यू सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो इंप्लीमेंट होगा। तो गाइस ये कुछ मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस थे जो काफी लोगों ने मुझसे पूछे थे रिसेंटली। बहुत ज्यादा जो डाउट थे इस फील्ड के बारे में आ रहे थे, तो मैंने ट्राई करा है कि मैं हर चीज को कवर कर पाऊं, बट स्टिल अगर कुछ मिस हो गया हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है वो भी बता सकते हैं। ट्राई करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं एंड जो आपका टॉपिक होगा वो किसी ना किसी वीडियो में कवर कर पाऊं, या फिर अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना पाऊं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। उन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पे जो कि ब्लॉगिंग पे बेस्ड है। ऑफ कोर्स यूके लाइफ पे बेस्ड ब्लॉगिंग है जो कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ही रहेगी आपके लिए, तो उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So guys, do subscribe that channel as well. तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep subscribing, keep supporting. Bye bye.